हेलो फ्रेंड्स, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्वानिया एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, वह कैसे टेट्राड स्टेट में बनता है, वहां तक हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं। चलिए आज उसी से आगे लेकर के चलते हैं और हम देखते और समझते हैं कि आखिरकार ये जो पॉलन ग्रेन है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या कुछ इसके हानिकारक प्रभाव भी मनुष्यों के ऊपर देखने को मिलते हैं। यह सब हम इसमें कवर करते हैं, तो जुड़े रहिएगा। अभी तक अगर आपने रुद्वानिया एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी ये वीडियोज कितनी हेल्पफुल लग रही हैं। यह एक क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा है, तो बोर्ड के बच्चे इसको देखें और इसमें पूरा सब कुछ कवर होने वाला है। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं, इसको समझिएगा। हम जो टेट्राड स्टेज तक इसको पढ़ चुके थे, उस स्टेज में है ना, उसके बाद जो पोलन ग्रेन का निर्माण हो रहा था, उसमें एक पोलन ग्रेन को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, लार्ज करके दिखाया गया है। इसको आप समझेंगे। देखिए, पराग कण की संरचना, पराग कण की संरचना, पोलन ग्रेन एनाटॉमी। देखो बेटा, ये वर्ड बार बार आता है और मैं बार बार इसको आपको समझ आ सकता हूं, है ना। एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स होता है किसी की इंटरनल स्टडी का अध्ययन करना, इंटरनल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना। क्लियर है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर का एनालिसिस जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखिएगा, एनाटॉमी क्या, पराग कण जो होते हैं, जैसे कि सिंपल वे में अगर हम कहें, आप कोई भी फ्लावर ले लीजिएगा, है ना। जैसे आप जो है वो सरसों का फ्लावर ले लीजिएगा, है ना, या हिबिस्कस यानी गुड़हल का फ्लावर ले लीजिएगा। अगर आप उसको अपनी उंगलियों से उसके एंथर को थोड़ा सा भी टच करेंगे तो आपकी उंगलियों के टिप्स के ऊपर, है ना, पाउडर जैसा सब्सटेंस, येलो कलर के पाउडर जैसा सब्सटेंस आ जाएगा। वही होते हैं पराग कण। क्लियर है ना। तो ये जो पराग कण होते हैं, ये कैसे करके अपना रूप रंग कैसे इनका डिसाइड होता है, क्या होता है, कैसे करके कितने दिन बनते हैं, ये बात आप समझिएगा। उन्हीं पराग कण को हम आगे समझते हैं और देखते हैं, है ना, कि वह कैसे करके बने होते हैं। एक्चुअल में यही पराग कण के अंदर ही जो है नर युग्मक यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इसको हम जो है मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हिंदी में हम नर युग्मक भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, नर युग्मक। क्लियर। चलिए अब इसके हम बारे में समझते हैं। देखिएगा, ये इसकी आकृति हो गई है और इस आकृति में आपको ये डबल लेयर का स्ट्रक्चर्स का होता है, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है। एक ये फर्स्ट लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, और ये हो गई इसकी इंटरनल अंदरूनी लेयर हो गई है। क्लियर है ना। चलिए, ये फर्स्ट एक्सटर्नल लेयर हो गई, ये फर्स्ट एक्सटर्नल लेयर आपको दिखाई दे रही है, और इसके अंदर जो है वो एक इंटरनल लेयर हो गई। तो जो एक्सटर्नल साइड पे होती है उसको समझिएगा, एक्सटर्नल पे यानी बाहर की कंडीशन पे, बाहर है ये, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है एक्जाइन। इंग्लिश में राजा बेटा इसको एक्जाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्जाइन बोलेंगे। और हिंदी में इसको बोलेंगे बाह्य चोल। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे, जो परागकण होते हैं वो 2 सतह से मिलकर के बना होता है। एक एक्साइन कहलाती है और जो अंदर वाली होती है वह क्या कहलाती है, इंटाइन कहलाती है। क्लियर है ना। एक्साइन और इंटाइन। अब देखिएगा, एक्साइन और इंटाइन, क्लियर है ना। इंटाइन का अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे अंतःचोल। इंटाइन का हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतःचोल बोलेंगे। और जो एक्साइन होती है उसको हिंदी में बाह्य चोल बोलेंगे। क्लियर है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये जो एक्साइन होती है इसका किस सब्सटेंस से
फॉर्मेशन होता है यह किससे बनी होती है, और जो इंटाइन होती है वह किससे बनी होती है। क्या वह एक ही पदार्थ से बनी होती है, एक ही सबस्टांस से बनी होती है, या फिर यह अलग अलग पदार्थों से इसका निर्माण होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझिएगा। अगर आप इनको ऑब्जर्व भी करना चाहें, महसूस करना चाहें, देखना चाहें, तो एक लैब में, बायोलॉजी की प्रयोगशाला में जो एक स्लाइड होती है उस पे आप इनको डस्ट करके इनकी टेम्परेरी स्लाइड्स बनाकर भी इनको आसानी से देखा जा सकता है। क्लियर है ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से भी आप इनको देख सकते हो। तो चलिए आते हैं इस पॉइंट पे और समझिएगा। जो एक्जाइन है यानी जो बाह्य चोल है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्सटेंस पाया जाता है, और यही कॉम्पिटिटिव की नज़र से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिरकार जो एक्जाइन होती है वह इतनी हार्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत क्यों होती है ना, कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल इसको डेड एंड डिके नहीं कर पाता है, सड़ा गला नहीं पाता है। तो वो ऐसा किस सब्सटेंस से बनी होती है? तो आप देखिएगा, वह बनी होती है स्पोरोपोलिनिन नामक सब्सटेंस से। बताइएगा राजा बेटा, किससे बनी होती है? एक्जाइन का निर्माण किससे होता है? मेरे साथ रिपीट करिएगा। स्पोरोपोलिनिन से होता है। किससे होता है? ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। क्लियर? ये अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, हाई रेजिस्टेंट, और कह सकते हैं इसको, जो है ना, ये एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो कि इसके ऊपर हाई टेम्परेचर का, मॉइस्चर का, किसी भी एसिडिक कंडीशन का कोई भी असर नहीं पड़ता है। आगे देखिए, इसमें जनन छिद्र, जिसको जर्म पोर भी कहा जाता है, उपस्थित, जहां स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होता है। यानी एक्जाइन में कुछ एक ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे स्पोरोपोलिनिन ना के बराबर होता है, या फिर कहें बिल्कुल एब्सेंट होता है। वहीं से पॉलिन ट्यूब का जनरेशन शुरू होगा। क्लियर है ना? मीन्स नेचर ने, प्रकृति ने इसको इतने अच्छे से बनाया हुआ है कि आखिरकार ये जर्मिनेट कैसे होगा। अगर हर जगह हार्ड सब्सटेंस बना रहेगा तो ये जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, और जर्मिनेट नहीं कर पाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फ्यूजन कैसे होगा, सिनगेमी कैसे होगा, ट्रिपल फ्यूजन कैसे होगा। क्लियर है ना? यह सभी बिंदु जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने इनको इतना अच्छे से डिसाइड किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्ट करता है, इंटरेस्टिंग है पूरा। इसमें इतना इंटरेस्ट आता है अगर आप इसको जानते चले जाएंगे कि कैसे करके चीजें डिसाइड की हुई हैं। क्लियर है ना? चलिए समझते हैं इसको। एक बार और अभी हम इसको रिपीट कर देंगे। अब आ जाइएगा इंटाइन पे, यानी अंतः चोल का निर्माण कैसे होता है। तो ये सेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, जो एक्जाइन होती है इसका निर्माण किससे होता है? मेरे साथ रिपीट करिए। स्पोरोपोलिनिन नामक सब्सटेंस से होता है, और जो इंटाइन होती है उसका निर्माण किससे होता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से इसका निर्माण होता है। क्लियर है ना? किससे होता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है बेटा? चलिए अब जो है, अब इसके अंदर की भी थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो जो पोलन ग्रेन होता है इसमें दो तरह की सेल्स का निर्माण होता है। एक होती है लार्ज सेल और एक होती है स्मॉल सेल। ध्यान रखिएगा, अब हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, आपको फिगर में बहुत अच्छे से शो हो रही है ना। हम एक कलर और यहाँ पे चेंज करते हैं, देखिएगा, है ना। इस कलर से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, या फिर ये वाला कलर लीजिएगा। ये देखिए, अब हम इस वाले कलर की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक बड़ी सी सेल है, इसमें लार्ज सेल जिसको बोलते हैं, और ये जो दूसरी है इसको हम एक अनदर कलर से ले लेते हैं। ये देखिए, ये छोटी सेल है। क्लियर है ना? एक ये छोटी सेल है और एक जो है वो ये बड़ी सेल है। क्लियर है प्यारे बेटा? अब समझिएगा, अब हम पराग कण जो है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। एक बड़ी कोशिका को दिखा रहे हैं और एक छोटी कोशिका को दिखा रहे हैं। जो बड़ी कोशिका है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। नाम याद रखिएगा प्यारे बेटा। पराग कण के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कायिक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका बोलते हैं। और एक जो बड़ी
भोजन का भंडार। ये बड़ी क्यों होती है? एक्चुअल में इसमें जो है फूड स्टोर रहता है न, खाना इकट्ठा रहता है, तो ये भंडार गृह का कार्य करती है और स्टोरेज का वर्क करती है। लार्ज फूड रिजर्व रहता है, क्योंकि यह भी काफी दिन तक, मैंने कहा था हर किसी को फूड की नीड होती है, चाहे वह कोई भी हो, अगर वह लिविंग सेल है तो कुछ ना कुछ खाना, कुछ ना कुछ फूड वो खाती है। तो ये भी अपने अंदर एक खाना स्टोर करके रखती है, फूड स्टोर करके रखती है, जो कि किसके अंदर होता है? वो होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर। क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए, अब छोटी कोशिका का क्या कार्य है? चलिए भाई, इसको भी हम समझते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? तो इसको हिंदी में कहेंगे जनन कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे राजा बेटा? इसको जनन कोशिका। और इंग्लिश में भी आप इसका नाम याद रखेंगे, जनरेटिव सेल। जो पराग कण जो है, जनरेटिव सेल, यहीं से जनरेशन स्टार्ट होगी, इसलिए इसको जनरेटिव सेल कहा गया है। क्लियर है ना? जो मेल गैमेट्स का निर्माण होता है वह जेनरेटिव सेल से ही होता है। जो वेजिटेटिव सेल होती है वह सिर्फ खाना उपलब्ध कराती है, जो यह परागकण, या कह सकते हैं जो ये नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। एक परागकण से दो नर युग्मक का निर्माण होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक परागकण से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। देखिएगा छोटी विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है, ध्यान रखिएगा बेटा इसको। स्मॉल होती है, डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। एक यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। क्या हम लोगों को लग रहा है कि परागकण सिर्फ फायदेमंद ही है? ऐसा भी नहीं है, इसके बहुत सारे हार्मफुल प्रभाव भी हैं, है ना, हानिकारक प्रभाव भी हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम जिसको कहा जाए, ठीक है ना, जैसे इसको कहा जाए पराग एलर्जी, यानी पॉलन एलर्जी जिसको बोलते हैं। उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजा बेटा, ये गाजर घास, गाजर घास कहते हैं। और गाजर घास का साइंटिफिक नाम होता है पार्थेनियम मैजस। क्या नाम होता है इसका? याद करेंगे आप, पार्थेनियम मैजस इसका नाम होता है। ये गाजर घास, अभी हम इसका आपको चित्र भी दिखाएंगे कि यह कैसी देखने में लगती है, वहां से भी आप इसको देख पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया है कि पराग कण जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, है ना, इनसे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। अभी हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, इनको भी समझिएगा। तथ्य की अगर हम बात करें, पराग बैंक, इन्होंने कहा क्या पॉलन बैंक को स्टोर किया जा सकता है? पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन पराग कणों को सुरक्षित रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। इनको लंबे समय तक जहां पे प्रिजर्व करके रखते हैं, तो चिल्ड लिक्विड नाइट्रोजन होती है -196 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस, याद रखिएगा, माइनस होती है ये। माइनस, आपको पता है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जाते ही बर्फ जो है जमने लगती है ना, पूरी तरह से हार्ड। और ये माइनस में 196 डिग्री की बात हो रही है ना, तो ये काफी ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे भी इसको सुरक्षित करके रखा जाता है। प्यारे बेटा, इसके लिए एक शब्द आता है जिसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। याद करिएगा, यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, आप उसको जरूर याद करिएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर है ना? क्रायो प्रिजर्वेशन, इसी के लिए वर्ड यूज होता है। मीन्स लिक्विड और चिल्ड नाइट्रोजन पे किसी भी चीज को -196 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको रखते हैं, तो यही कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया होगा? चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन्हीं चीजों को एक नए तरीके से फिर समझते हैं, है ना। आपको समझा देंगे, बस आप देखिएगा। और अब जो हम स्लाइड ला रहे हैं उस पे आपको रिपीट करना है अपने साथ साथ। चलिएगा, अब इसको देखिएगा, वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया है मैंने इसका। आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आउटर, है ना, पॉलन ग्रेन है, आपको क्लियर हो रहा है। परागकण की संरचना है। आउटर जो है, आउटर वॉल और इनर वॉल दोनों हमने यहाँ पे दिखाई हुई है, आप देखिएगा, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल की अगर हम बात करते हैं, एक्साइन कहलाती है, बाह्य चोल इसको बोलते हैं, बता चुका हूं मैं, अभी रिपीट करिएगा मेरे साथ साथ।
और क्या बोलते हैं, ये एक्साइन किससे बनी होती है, जल्दी बताइएगा। एक्साइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनती है। किससे बनती है ये, स्पोरोपोलिनिन से बनती है। स्पोरोपोलिनिन कैसा सब्सटेंस होता है, तो स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, फॉर्म्स फॉसिल्स एब्सेंट एट जर्मपोर। यह कहाँ पे अनुपस्थित होती है, तो जहां जनन छिद्र होता है, जर्मपोर होता है, वहां पे ये टोटली एब्सेंट होती है। वहीं से पॉलन ट्यूब का जनरेशन स्टार्ट होता है। क्लियर है ना। इंटाइन की अगर हम बात करें, तो जो इंटाइन होती है इसको अंतःचोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःचोल। कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किस सब्सटेंस से बनती है ये राजा बेटा, जल्दी बोलिएगा, किससे बनती है ये, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन से इसका निर्माण होता है। क्लियर हो रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया। ये कंटिन्यूअस होती है। अब देखिएगा थोड़ा अंदर की अगर हम बात करते हैं, तो अंदर दो सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं, एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल्स होती हैं, दो होती हैं। एक बड़ी सेल होती है, एक छोटी सेल होती है। एक बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है। जो बड़ी सेल होती है उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिएगा मेरे साथ। जो लार्ज है, बड़ी है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्यों बड़ी है, क्योंकि ये बहुत सारा, आप कहीं घूमने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा बैग ले जाते हैं जिसमें अपना खाना पीना कपड़े सभी कुछ पैकेज करके ले जाते हैं। इसी तरह से उसको पता है कि प्रक्रिया लंबी होने वाली है, तो वो अपने साथ बहुत सारा फूड मटेरियल जो है वो रिजर्व करके रखती है। क्लियर है ना, तो वो स्टोर करके रखती है, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। आप जाते हैं ना बरसाने में, है ना, राधे राधे घूमने अगर आप जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने आप जाते हैं, है ना, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो आप बहुत सारा खाना पीना पैक करके ले जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे एक्स्ट्रा मनी खर्च ना करें। तो खाना पीना तो ले जाना पड़ता है, कहीं भी हम विजिट करने जाते हैं लंबे समय के लिए, तो वहां पे स्टोर करके। वही सेम यहाँ पे है। तो वेजिटेटिव अबंडेंस फूड रिजर्व एंड इरेगुलर न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वह इरेगुलर होता है, मींस एक रेगुलर शेप साइज में नहीं होता है। क्लियर है ना, ये देखो दिखाया जा रहा है, इरेगुलर शेप साइज में होता है इस तरह से थोड़ा सा। चलिए, जनरेटिव सेल की अगर हम बात करते हैं, इसको जनन कोशिका कहते हैं। ये छोटी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, फ्लोट्स इन वेजिटेटिव सेल, है ना, और ये वेजिटेटिव सेल के आसपास डिवाइड करती है टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स, और इसी से एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है। क्लियर है ना ये, चलिए बहुत अच्छे। हाई यील्ड, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। मोस्टली जो है टू सेल्ड स्टेज में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह टू सेल्ड स्टेज में ही लिबरेट होते हैं। कितने परसेंट, तो 60% होते हैं, 60% होते हैं ये। और थ्री सेल्ड स्टेज में 40% जो होते हैं। क्लियर है ना, थ्री जो कह सकते हैं थ्री सेल्ड स्टेज में 40% एंजियोस्पर्म की बात हो रही है ना, आवृत बीजी की बात हो रही है ये। क्लियर है ना, यहां तक हो गया होगा। ये देखिएगा छोटा सा सब कुछ दिखाया गया है। अभी हम जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक आपको सब कुछ याद हो गया होगा, थोड़ा सा और देखते हैं इनको। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट देखते हैं, अंतर देखते हैं। ये भी कई बार जो है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में अंतर करने को आ जाते हैं, तो इनको देखिएगा। पराग कण की भित्तियां, इसको समझिएगा प्यारे बेटा, है ना, और इसको आप देखेंगे तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है उस चीज पे आ जाते हैं। पराग कण की भित्तियां, बाह्यचोल बनाम अंतःचोल, मीन्स एक्जाइन और इंटाइन में डिफरेंस दिखाया गया है यहाँ पे। एक्जाइन और इंटाइन में अंतर यहाँ पे करके दिखाए गए हैं, किसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है, फिगर देखिएगा। अगर आप इसको अपनी कॉपी में बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला फिगर जनरेट करिएगा, है ना। इंटाइन, एक्जाइन, जनन छिद्र दिखाए गए हैं और अंतःचोल यहाँ पे दिखाई गई है, ये सब चीजें। क्लियर है ना, चलिए विशेषता देखिए। पहला पॉइंट है स्थिति के बारे में। यहाँ पे आपको बाह्यचोल दी गई है और यह है आपको अंतःचोल दी गई है। चलिए हम पहला पॉइंट ले देते हैं, और पहला पॉइंट है स्थिति, यानी जो एक्साइन है उसकी स्थिति क्या है, तो ये कठोर बाहरी भित्ति, ये बाहर की होती है और ये हार्ड होती है, मजबूत होती है, कठोर होती है। अंतःचोल की बात करें प्यारे बेटा,
तो यह आंतरिक पतली भित्ति होती है, अंदरूनी होती है और ये पतली होती है। क्लियर है ना? ये थोड़ा सा थिन होती है इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में। पदार्थ की अगर हम बात करते हैं कि ये बना किससे है, दोनों देखो बहुत अच्छी तरीके से ये टेबल दिखाई गई है, आप बहुत प्यार से इसको समझ सकते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट्स बना सकते हैं आसानी से इसके द्वारा। पदार्थ की अगर हम बात करें तो बाह्य चोल बार बार आपको बताया है स्पोरोपोलिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से बनी होती है। अंतः चोल जो है वो सेलुलोज एवं पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज एवं पैक्टिन से इसका निर्माण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बेटा इसका। क्लियर है ना? तो ये इससे बनी होती है। एक और देखते हैं संरचना के हिसाब से, इसका देखते हैं। ये असतत होती है। क्यों असतत होती? मीन्स कंटिन्यूअस नहीं होती, लगातार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जर्म पोर पाए जाते हैं, वहीं से जाकर के जिसको हिंदी में जनन छिद्र भी कहा गया है, उपस्थित होते हैं लगातार। तो ये कंडीशन क्लियर। सतत परत की बात करते हैं, कंटिन्यूअस परत की अगर हम बात करें, लगातार जो फॉर्मेशन होता है तो वो यहां से होता है। ये एक लेयर बनाती है और कंटिन्यू वे में चलती है। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको बाह्य चोल और अंतः चोल में 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट तैयार हो गया होगा। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ रहा होगा आपको। क्लास कैसी लग रही है आपको और क्या क्या चाहिए, एक बार कमेंट जरूर किया करिए। सेशन आपको कैसा लगा, कितने फायदेमंद रहा है, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। और आप रुद्वानिया एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक बार फिर इसको थोड़ा सा इसको समझिएगा। मैंने कहा था कि अगर आपके आसपास कोई भी प्लांट्स मिलते हैं, है ना, कोई भी पौधे मिलते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के 5 फ्लावर्स ले लीजिएगा। उनमें से जो पराग कण है उनको इकट्ठा करिएगा, है ना। और अगर उनको आप स्लाइड पे एग्जामाइन करते हैं, बायोलॉजी लैब में उनको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, तो सभी की लेयर आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिखाई देगा। साइज में भी वेरिएट करेंगे ये। उन्हीं बातों को हमने यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आपके लिए डिफरेंट वैरायटीज के हम पॉलन ग्रेन को लेकर के आए हैं। देखिएगा आप देख रहे हो ये इनरेगुलर भी है ना, स्फेरिकल तो हैं ही सभी। कुछ की बाउंड्रीज, कुछ पे जो है बहुत ज़्यादा कांटे जैसे, कुछ पे स्मूथ कांटे जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई छोटा है, कोई लंबा भी है, आप देखिएगा, है ना। कोई किस तरह का आकार लिए हुए है, टेट्राहेड्रल भी दिखाई दे रहे हैं आपको। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यानी शेप एंड साइज में ये वेरिएट कर सकते हैं, अंतर होते हैं। क्लियर है ना? चलिए अब हम इसके पॉइंट समझते हैं, क्विक फैक्ट्स कुछ लेकर के चलते हैं, इनको समझिएगा प्यारे बेटा। इसको नर युग्मकोद्भिद कहा गया है, याद रखिएगा, नर युग्मकोद्भिद। बच्चों को ये क्वेश्चंस, ये शब्द ही नहीं याद रहते हैं कि आखिरकार नर युग्मकोद्भिद क्या है। उन्हें सीधा कह दो परागकण तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन ना नर युग्मकोद्भिद कह दो तो उन्हें लगेगा भाई कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत टफ है। नो 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 नो, बहुत टफ है। उनसे कह दो परागकण के बारे में, अरे सर कितनी सिंपल सी बात कर रहे हो। ऐसा नहीं, एक ही है, आपको इनको विज्ञान की भाषा, बायोलॉजी की भाषा में समझना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सभी टर्मिनोलॉजी आपको याद रहेगी, बस जुड़े रहिएगा। चलिए पहचान, पहचान की बात करें, यह नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है भाई। आकार सामान्यतः गोलाकार, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। ध्यान रखिएगा 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है इनका आकार। ठीक है ना। विविधता की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रजातियों के पराग कणों में आकार, रूप, रंग, बनावट, इन सभी चीजों में अंतर होता है। क्लियर है ना? इन सभी चीजों में अंतर होता है। ओके चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देखिएगा, जो मैंने ये शेडिंग का एक पॉइंट बताया था 60 और 40% वाला, उसके लिए कितना प्यारा सा मैं आपके लिए डायग्राम लेके आया हूं। 60 और 40% का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको।
60 और 40% के बारे में मैंने आपको बताया था। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनमें 60 यानी देखिएगा पराग कणों का झड़ना, पराग कणों को झड़ने की कोशिकीय अवस्थाएं 60% में प्रजातियों में दो कोशिकीय अवस्था यानी 2 सेल्ड स्टेज में ये होते हैं 60% में। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस अवस्था में झड़ते हैं। इसमें एक कायिक और एक जनन कोशिका होती है, बता चुके हैं हम आपको पहले ही। एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। इन्हीं 2 सेल्ड स्टेज में ये लिबरेट होता है। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा। 40% प्रजातियों में ये 3 कोशिकीय अवस्था में होता है, 3 सेल्ड स्टेज में होता है। किस में होता है राजा बेटा? ये 3 सेल्ड स्टेज में होता है। शेष प्रजातियों में पराग कणों के झड़ने से पहले जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है ना? तो ये 3 सेल्ड स्टेज हो जाते हैं। क्लियर है ना? इस तरह से आपको 60% और 40% का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे, आपको आ ही गया होगा। इतने बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्यों नहीं आएगा? एक एक चीज आपकी टिप्स पे आ जाएगी। चलिए, परिपक्व परागकण की थोड़ा सा यहाँ पे और हम जो है एक वेरिएशन लेते हैं, एक डिफरेंसेस जो है वो लेते हैं। देखिएगा, परागकण 2 कोशिकीय अवस्था, वही चित्र एक बार दिखाया गया है, इसको इंग्लिश में दिखाया है एक्जाइनपोर, इंटाइन जनरेटिव सेल और जर्मपोर बोला गया है। क्लियर है ना? ठीक। कोशिका, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कायिक कोशिका और जनन कोशिका, यानी कायिक कोशिका को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। जनन कोशिका को बोले तो क्या बोलेंगे राजा बेटा? जेनरेटिव सेल। बोलिएगा मेरे साथ, जेनरेटिव सेल बोलेंगे। क्लियर है ना? अब देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो आकार में काफी बड़ी होती है। जो वेजिटेटिव सेल होती है ये आकार में काफी बड़ी होती है। जनन कोशिका की बात करें तो ये आकार में छोटी होती है। कैसी होती है? ये छोटी होती है। इसमें ये अंतर हैं, जिस तरह से अभी हमने आपको जो दूसरे अंतर बताए थे ये भी उसी तरह से अंतर हैं। आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। इसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होता है। इसका केंद्रक विशाल और अनियमित आकृति का होता है। इसकी आकृति, इसमें देखिए यह कायिक कोशिका जीव द्रव्य में तैरती रहती है। इसकी आकृति तुर्क रूप स्पिंडल जैसी होती है। तो यहां से आप ये 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। वेजिटेटिव सेल में और जनरेटिव सेल में डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बेटा? समझ में आ गया होगा। अब चलिएगा, अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि क्या इनको कब तक सुरक्षित रह सकते हैं अगर इनके ऊपर कुछ भी ना अप्लाई किया जाए। ये वियाबिलिटी क्या होती है इनकी? वियाबिलिटी का मतलब हो जाता है कब तक ये अगर ऐसे ही प्रकृति में पड़े रहें तो कितनी देर तक ये जीवित रह सकते हैं, कितना समय ये सड़ेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। एक बार ये शेडिंग होने के बाद, एक बार फ्लावर के अंतर से निकलने के बाद कितनी देर तक सुरक्षित रह सकते हैं, है ना इंपॉर्टेंट बात। तो ये भी आपको समझना है। यानी इसको है हम वियाबिलिटी भी कहते हैं। कितने समय ये करते हैं, कितनी समय कंडीशन जो होती है वो इनकी होती है, उनको भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक आप। रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझिएगा, अब एक्चुअल में इसमें है क्या कि आपको ये देखना है कि जो वियाबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है उस चीज को देखिएगा। ये 30 मिनट से लेकर के अगर हम इसको देखें, आप देखिएगा, अगर हम कहें तो ये 30 मिनट से लेकर के कई महीनों तक, इवन ईयर्स तक भी जो है ये है सरवाइव कर सकते हैं। लगातार ये इसी तरह से पड़े रह सकते हैं। इनके ऊपर
हाईली रेजिस्टेंट स्पोरोपोलन नामक एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो रेजिस्टेंट होता है, वो डेड एंड डिके से इसको प्रोटेक्शन करता है। अभी आपको याद होगा हमने आपको एक्साइन और इंटाइन पढ़ाया था, तो एक्साइन में यही हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो इसको लंबे समय तक सड़ने से गलने से बचाता है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं इसको। कम जीवन क्षमता, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, वेरिएशन है हर चीज में, आपको पता है बायोलॉजी में क्या है, अपवाद बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बायोलॉजी में लगातार अपवाद जुड़े हुए हैं, अंतर हैं, वेरिएशन है इसमें, बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं। जैसे 30 मिनट, कुछ में कम समय भी होता है, ये 30 मिनट तक देख लीजिएगा। कम जीवन क्षमता वाले होते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं की फसल हो गई। अनाजों में जीवन क्षमता बहुत जल्दी, लगभग 30 मिनट में शेडिंग होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। आपको पता है ये पूरी फसल होती है, अगर एक बार पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से शेड हो गया, गिर गया, तो यह लगातार जो है अपने आप को 30 से, है ना, 40 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट तक तो ये सर्वाइव करेगा। उसके बाद अगर ये तब तक ये सही जगह पे, राइट प्लेटफॉर्म पे, स्टिग्मा पे पहुंच गया तो ठीक है। अगर ये वहां नहीं पहुंचा तो ये डेड हो जाएगा, डिके हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये कम समय वाला भी यहाँ पे एक आपको दिखाया गया है। क्लियर? और ज्यादा भी होता है, जैसे अगर लंबी जीवन क्षमता की अगर हम बात करें इसमें, तो ये रोजेसी फैमिली है, एक लेग्यूमिनोसी फैमिली है और सोलेनेसी है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक हमने बनाई हुई है, SLR। ये एक रुद्वानिया एकेडमी की तरफ से आपके लिए याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है ये, SLR। SLR का मतलब क्या है समझिएगा। S से हो जाएगा सोलेनेसी, क्या हो जाएगा? सोलेनेसी फैमिली हो जाएगा, आलू वाली। इसको पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं राजा बेटा? इसको पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? लेग्यूमिनेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेग्यूमिनोसी, ठीक है ना? लेग्यूमिनोसी, इसको पल्सिस फैमिली भी कहते हैं, दालों वाली, जो दलहनी वाली होती हैं, जो दालें होती हैं, दालों वाली फैमिली इसको कहते हैं। जितनी भी दाल हैं, है ना, पल्स हैं, वो इसी परिवार में आती हैं, इसी फैमिली में आती हैं। क्लियर है ना? लेग्यूमिनेसी कहेंगे। और आर फॉर रोजेसी, यानी रोजमी से होता है गुलाब, पता ही है, तो उस फैमिली को कहेंगे, उस परिवार को कहेंगे। इन तीनों में जो वियाबिलिटी है, इनका पॉलन ग्रेन महीनों तक ऐसे ही रखा रह सकता है, वो सड़ेगा नहीं। अगर वो अगर कोई एक बाग बगीचा है, उसमें 10 तरह के फ्लावर लगे हुए हैं, गुलाब का भी है, गुड़हल का भी है, गेंदा का भी है, मोगरा का भी है, अगर ये गुलाब का पॉलन ग्रेन सेड हुआ, हवा दूसरी तरफ कहीं जा रही है, उधर गेंदा के फूल खड़े हुए हैं, उन पे अगर इसका परागकण गिर जाता है तो यह डेड नहीं होगा, जबकि महीनों तक वहां पड़ा रह सकता है। हो सकता है कोई बटरफ्लाई आए, इसके पैरों से, इसकी बॉडी से वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए, और फिर राइट प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा, तब जाके ये अपना काम करेगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से ये महीनों तक जो है वो सड़ते नहीं है, गलते नहीं है। क्लियर? अब देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसको मैंने अभी आपको समझाई थी, क्रायो प्रिजर्वेशन, शीत परिरक्षण। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? शीत परिरक्षण। मैंने कहा था पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है। सिर्फ पॉलन ग्रेन की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन बींग्स में भी यह ट्रेंड में आ रहा है कि कोई भी मेल या फीमेल अपने युग्मक को, अपने गैमेट्स को, अपने मेल अगर वो है तो वो अगर स्पर्म को सुरक्षित रखना चाहता है, कोई फीमेल है अगर वो अपने ओवम को सुरक्षित रखना चाहती है, तो वो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से पॉलन बैंक्स बनाए जा रहे हैं, है ना, स्पर्म बैंक बनाए जा रहे हैं, ओवम बैंक बनाए जा रहे हैं, उनमें वो स्टोर करके रख सकता है अगर इन फ्यूचर उसको कभी बाद में जरूरत पड़ती है ना। क्योंकि आपको पता है ये हर समय उपलब्ध नहीं रह सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो 45 से 50 साल की एज में ओवम का फॉर्मेशन जो है बंद हो जाता है ना, तो बाद में ये कभी भी उसको अगर फ्यूचर में नीड होती है वो यूज कर सकती है। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर है ना?
इसी तरह से इसको पराग कणों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ये हम आपको अगले चैप्टर्स में जहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वहां पे बताएंगे। क्लियर। पराग कणों को द्रव नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे कई वर्षों तक इसको सुरक्षित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो बेटा, बहुत सुंदर, पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिएगा, आगे समझते हैं, और एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा सा 3D इमेजेस के साथ हम इसको लेकर के आए हुए हैं, इसको आपको समझना है ना। क्या है ये, है ना, एक जो हाईली रेजिस्टेंट, कैसे ये वियाबल रह सकते हैं, है ना, महीनों तक कैसे पड़े रह सकते हैं, कैसे ये अपने आप को सड़ने और गलने से बचाते हैं, उसको यहाँ पे बताया गया है। एक बार दोबारा देखिएगा, अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल की बात हम जो कर रहे हैं, स्पोरोपोलिन की जो हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे देखिएगा। आप देखिएगा, ये पूरा आपको 3D साथ में दिखाया गया है। अब इसको समझिए, सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक सामग्री है, अभी तक नेचुरल सब्सटेंस में हाईली रेजिस्टेंट पदार्थ है, ये हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जो यह बनाया गया है। उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। यह जो होती है वो हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनसे भी ये टिक सकती है। क्लियर है ना। आगे देखिएगा, कोई भी ज्ञात एंजाइम इसे निम्नीकृत नहीं कर सकता है। अभी तक जो कह सकते हैं जितने भी नॉन बायोकैटालिस्ट एंजाइम्स हैं, वो कोई भी इसको जो है वो डेड एंड डिके नहीं कर सकता है। क्लियर है ना। ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंट होती है कि जब तक उसी स्पीसीज के, हम कह सकते हैं जो स्टिग्मा होती है, उससे जो सेक्रीशन होते हैं केमिकल, वो नहीं इसको मिलते हैं, तो कोई भी दूसरा सब्सटेंस इसको डेड एंड डिके नहीं कर सकता। क्लियर है ना। चलिए आगे समझते हैं। पराग कणों के जीवाश्म की भांति उत्कृष्ट रूप से संरक्षित रखता है, लंबे समय तक ये पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकता है। अपवाद की अगर हम बात करें इसमें, तो जनन छिद्र वाले स्थानों पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। क्लियर हुआ। ये आपके लिए एक कॉन्सेप्ट था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक मजेदार व्यू देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग वे में देखिएगा। कितनी प्यारी सी एक ग्रास है ना, एक फ्लावर आपको दिखाया जा रहा है बेटा, है ना, कितना प्यारा सा एक फ्लावर आपको दिखाया जा रहा है ना, उसको आप देखिएगा और समझिएगा। ये देखिएगा, आपको यह दिखाई गई है पार्थेनियम ग्रास, है ना, जिसको गाजर घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बताइएगा मुझे, क्या कहते हैं। गाजर घास कहते हैं। क्यों, क्योंकि जिस तरह से गाजर का पेड़ होता है ना, उसी तरह से कुछ मिलते जुलते इसके पत्ते होते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, इस तरह के इसमें फ्लावर भी आते हैं। ये देखने में तो अच्छी लगती है, हम लोगों को लगता है कि बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी लग रही है, लगी रहने दो। नहीं, यहीं पे हमसे गलती होती है। एक्चुअल में ये आप देख रहे हो, इनसे पॉलन ग्रेन लगातार शेड हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन लगातार उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, और यही पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एलर्जी का कारण बनते हैं। कुछ लोगों में आपने सुना होगा कि एलर्जी हो जाती है, किसी को डस्ट से एलर्जी। एलर्जी क्या चीज होती है, एक बात उसको भी समझते हैं। चलिएगा, एलर्जी होती क्या है, उस बात को अगर हम कहें तो हमारा इम्यून सिस्टम हाईली सेंसिटिव हो जाता है कुछ चीजों को लेकर के। जैसे डस्ट पार्टिकल भी अगर अंदर गया, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है भाई हाय तौबा मच गई, कोई भी कुछ भी घुस आया है इसमें, तो हमारी बॉडी उसको किल करने के लिए हाइपर एक्टिव हो जाती है, मोर सेंसिटिव हो जाती है। उसी को कहते हैं एलर्जी। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, गाजर घास आपको समझ में आ गई। पार्थेनियम मेजस, साइंटिफिक नाम क्या हो गया, पार्थेनियम मेजस, याद होना चाहिए आपको। अब इसकी बीमारियां याद करो भाई, श्वसन संबंधी विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बनते हैं। क्या बनते हैं राजा बेटा, ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी, अनेक प्रजातियों के परागकण गंभीर एलर्जी के साथ ये होते हैं एवं श्वसन वेदना पैदा करते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, जो बीमारियां होती हैं सांस से संबंधित, वह बीमारियों का फॉर्मेशन इसमें होता है। यह दमा,
अस्थमा आपने, एम्फाइसीमा, 2 नाम सुने होंगे ये, ब्रोंकाइटिस सुना होगा आपने, यह सभी यहीं से जनरेट होते हैं। श्वसनी शोथ जैसे चिरकालिक शोथ, ये कह सकते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर है। 2 तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है एक्यूट डिसऑर्डर और एक होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर। एक्यूट डिसऑर्डर कुछ ही समय तक चलते हैं और क्रॉनिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों को कहा गया है। क्लियर है ना। तो इस तरह से यह दमा और श्वसनी शोथ जैसी बीमारियों को लंबे समय तक क्रॉनिक डिसऑर्डर के रूप में ये लेकर के चलता है। ये यही पॉलन एलर्जी, इसके कारण ये पार्थेनियम मेजस के पॉलन ग्रेन ही होते हैं, पार्थेनियम मेजस के ये पॉलन ग्रेन ही होते हैं। क्लियर है ना। प्रमुख कारक की बात करें तो गाजर घास, याद रखिएगा नाम दिया गया पार्थेनियम, है ना। चलिए, आयातित गेहूं के साथ भारत में आने वाली गाजर घास, जो हमारे यहाँ इंपोर्ट क्या हुआ, गेहूं की वैरायटी, व्हीट की वैरायटी इंपोर्ट करके लाई गई थी, उसी के साथ यह है पार्थेनियम मेजस। कहा जाता है ना, आपने सुना होगा, गेहूं के साथ बथुआ जो है वो अपने आप पिस जाता है, मिलता है हम लोगों को। इसी तरह से गेहूं, कहा जाता है ना गेहूं के साथ बथुए में भी पानी लगता है, और कहा जाता है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसी तरह से गेहूं के साथ यह पार्थेनियम मेजस की वैरायटी फायदे के लिए लाया गया था गेहूं, लेकिन उसके साथ एक फ्री बीमारी के रूप में पार्थेनियम मेजस भी आ गया। जब ये पार्थेनियम मेजस आ गया तो इसी ने बीमारियां फैलाना भी शुरू कर दिया। क्लियर है ना। तो देखिएगा, यह सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी का प्रमुख कारक बन चुकी है। क्लियर। तो ये हानिकारक इसके इंपैक्ट हैं, ये हानिकारक प्रभाव हो जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट पे ले चलते हैं बेटा। यहां तक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। लास्ट स्लाइड लेते हैं, अब देखिएगा, ये जितना हानिकारक है उससे कई गुना ज्यादा फायदेमंद भी है। आपको पता है हर चीज, है ना बापू, सेहत के लिए तो हानिकारक है। जितना कोई चीज फायदेमंद होती है तो कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक्स भी तो होते हैं। किसी के कुछ एडवांटेज होते हैं तो ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कमियां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। पॉलन ग्रेन बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, कुछ कमियां भी गाजर घास की तरह उसके काम कर रही थी, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर रही थी। चलो, अभी हम लोगों ने इसके जो है हार्मफुल इंपैक्ट सुने, अब हम इसके कुछ फायदेमंद भी देखते हैं, है ना, इसके बेनिफिशियल प्रभाव भी देखते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे पॉलिनवीज टैबलेट दी गई हैं, देखिएगा पॉलिनवीज टैबलेट, है ना। यहाँ पे देखिएगा सिरप के रूप में ये दिया गया है, बीज पॉलिन के रूप में ये सप्लीमेंट के तौर पे दिया गया है ना। है क्या कि जो भी कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें भी, और अब तो हमारे यहाँ भी जो वर्कर्स होते हैं, जिनको कह सकते हैं जो एथलीट होते हैं, जिनको कम समय में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ना, जैसे एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस हो गई, 200 मीटर रेस हो गई, या फिर जो फौजी लोग जो भर्ती होते हैं आर्मी, उसमें कई बच्चे ये चीटिंग करने का प्रयास करते हैं, है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपनी थोड़ा सा चालाकी दिखाने का काम करते हैं, और वो ये सप्लीमेंट टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में या सिरप के रूप में ले लेते हैं। उससे उन्हें इंस्टेंटली जो है वो एनर्जी मिल जाती है। एक तरह से ये ड्रग्स की तरह काम करती है। क्लियर है ना। देखिएगा, परागकण पोषकों से भरपूर होते हैं, ये बात सही है। पश्चिमी देशों में आहार संपूरकों के रूप में इसको फायदेमंद के तौर पे यूज किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यही जो है वो अगर इलीगल तौर पे यूज किया जाने लगता है तो ड्रग्स के रूप में लग जाता है। ये पराग गोलियां, टैबलेट्स एवं सिरप के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। यह दावा किया जाता है कि पराग उत्पादों की खपत खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों, घोड़ों की कार्य दक्षता को भी प्रतिबद्ध करती है ना। खिलाड़ी भी इसको यूज करते हैं, और जो रेस हॉर्सेस होते हैं, जो घोड़ों की दौड़ होती है, उनमें भी इसके इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में रुद्वानिया एकेडमी से लगातार आप जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।